कर समझ के सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। प्रकृति पर हम शुरू से ही आश्रित रहे हैं और प्रकृति से बहुत सी चीजें हमने ऐसी ली हैं जिन्होंने मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, लेकिन लगातार प्राकृतिक संपदाओं के दोहन से उनके खत्म होने की समस्या खड़ी हो जाती है। इसीलिए प्रकृति की इन संपदाओं का संरक्षण बहुत जरूरी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप भट्ट और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। दोस्तों, तेल उत्पादों को हम दैनिक जीवन में बहुत मात्रा में उपयोग करते हैं, लेकिन इसके संरक्षण को लेकर हम कम ही सोचते हैं, जिसके चलते दिन ब दिन इसकी खपत बढ़ती जा रही है और भविष्य में ये प्राकृतिक संसाधन खत्म होने की ओर जा सकता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए 4 जनवरी से तेल संरक्षण सप्ताह की शुरुआत की जाती है, जिससे लोगों में तेल उत्पादों के उपयोग को लेकर जानकारी दी जा सके। ये सप्ताह हर साल 4 जनवरी से 10 जनवरी तक चलता है। दुनिया भर में इस पूरे हफ्ते में लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाता है। इस पूरे सप्ताह का अहम उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत में तेल संरक्षण सप्ताह पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा मनाया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल उद्योगों से भी इस सप्ताह को पूरा सहयोग मिलता है। ऑयल कंजर्वेशन वीक यानी तेल संरक्षण सप्ताह की शुरुआत 1991 में हुई। उसके बाद से ये हर साल लोगों को तेल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे देश में मनाया जा रहा है। दोस्तों, तेल उत्पादों के प्रति जागरूकता की मौजूदा समय में बहुत जरूरत हो गई है। लोगों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का बिजली संयंत्रों, उद्योगों, उर्वरकों, दफ्तरों और परिवहन क्षेत्रों के अलावा और भी कई जगहों पर भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिससे पेट्रोलियम और गैस उत्पादों की खपत बढ़ती जा रही है। ऐसे में भविष्य की सुरक्षा के लिए ये अहम मुद्दा है। पेट्रोलियम ईंधनों के जलने से वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है, जिसको देखते हुए इनके कम उपयोग पर जोर देना जरूरी हो जाता है। इसीलिए बहुत सी गतिविधियों के द्वारा ये संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता है कि हमारे लिए पेट्रोलियम उत्पादों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी कितना महत्वपूर्ण है। इस संदेश को पहुंचाने के लिए घर घर पहुंचकर लोगों को जागरूक करना, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा संदेश देना, पूरे सप्ताह कार्यक्रम करना और संदेश को पर्चियों द्वारा लोगों तक पहुंचाने की गतिविधियां की जाती हैं। केंद्र के अलावा कुछ गतिविधियों को राज्य सरकारें भी आयोजित करवाती हैं। स्कूल और कॉलेजों में भी इस दिन कैंपेन से जुड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। दोस्तों, तेल संरक्षण के लिए बड़े स्तर के प्रयासों के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास किए जाने जरूरी हैं। मल्टीमीडिया कैंपेनों से ये प्रयास और भी सफल हो सकते हैं। साथ ही सरकारी संस्थानों के अतिरिक्त निजी तेल कंपनियों को भी इसमें आगे आना चाहिए। आम लोगों के भविष्य को देखते हुए तेल संरक्षण करना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम पेट्रोलियम उत्पादों का कम उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत से देश कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल परिवहन में करते हैं, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में रहता है। दोस्तों, आज का दिन विज्ञान के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि के नाम है। 1957 में रूस को अंतरिक्ष में मिली उपलब्धि आज के दिन 1958 तक कायम रही। दोस्तों, अक्टूबर 1957 में रूस ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजा था। ये पहला मानव निर्मित उपग्रह था जिसे पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था। भेजे जाने के 92 दिन बाद यानी आज ही के दिन 4 जनवरी 1958 में ये विघटित हो गया और पृथ्वी की कक्षा में नष्ट हो गया। 184 पाउंड का ये उपग्रह दुनिया भर में रेडियो संकेत लेने के अलावा तापमान का माप भी करता था। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 कजाकिस्तान से भेजा था।
Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here, an artist's conception of how the feat was accomplished. A three-stage rocket. Number one, the booster in the class of an intercontinental missile. Its weight estimated at 50 tons. The smaller second stage took over at 5,000 miles an hour and carried on to the highest point reached. 500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite. One of the great scientific feats of the age. इस सफलता के बाद सोवियत संघ और अमेरिका में स्पेस रेस कोल्ड वॉर का अहम हिस्सा हो गई। इस उपग्रह के लॉन्च ने नए राजनीतिक, सैन्य, तकनीकी और वैज्ञानिक विकास की शुरुआत की। स्पुतनिक 1 ने बहुत सी बहुमूल्य जानकारियां वैज्ञानिकों को प्रदान की। 22 दिन तक उपग्रह ने संकेत पृथ्वी पर भेजे। इसके बाद इसकी बैटरी जल गई और ये संकेत नहीं भेज पाया। स्पुतनिक 1 4 जनवरी 1958 को 70 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जल गया और वापस पृथ्वी की कक्षा में गिर गया। दोस्तों, 17वीं सदी विज्ञान के लिए बहुत ही अहम रही। हमारी पहली शख्सियत उसी सदी के आकाश का चमकता सितारा है। उनकी कहानी सर पर सेब गिरने से लेकर जीनियस बनने तक की कहानी है। उन्होंने विज्ञान में 3 ऐसे नियम दिए कि इसकी धारा ही बदल दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन की। 4 जनवरी 1643 में इंग्लैंड में जन्मे न्यूटन भौतिकी और गणित के सबसे बड़े नामों में से हैं। 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति में वो मुख्य रूप से शामिल रहे। प्रकाश, गति और गणित के साथ न्यूटन ने आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों का विकास किया। 1687 में उन्होंने मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी में न्यूटन के गणितीय सिद्धांत प्रकाशित किए। इस किताब को भौतिकी की सबसे प्रभावशाली किताब कहा जाता है, लेकिन न्यूटन की इस कामयाबी के पीछे बचपन से ही बड़ी बड़ी मुश्किलें रही हैं। लिंकनशायर में जन्मे न्यूटन के पिता एक किसान थे। न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले ही न्यूटन के पिता की मृत्यु हो गई। न्यूटन की जन्म के समय हालत बहुत खराब थी और किसी को भरोसा नहीं था कि वो दुनिया में ज्यादा दिन जी पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यूटन ने हर रोग से जंग जीती। जब न्यूटन 3 साल के हुए तो उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें नानी के साथ रहने भेज दिया गया। अपनी माँ के बिना न्यूटन का व्यवहार लगातार चिड़चिड़ा होता गया। ग्रैंथम के किंग्स स्कूल से न्यूटन ने अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की। इसी दौरान उनकी रसायन की दुनिया से पहचान हुई और वो इसकी ओर आकर्षित हुए। लेकिन मुश्किल ये थी कि उनकी माँ उन्हें किसान बनाना चाहती थी। इस चाहत के कारण न्यूटन को स्कूल छोड़ना पड़ा और उन्होंने खेती शुरू की, लेकिन वो इसमें बुरी तरह से विफल रहे और फिर से स्कूल जाने लगे। स्कूल पूरा होने तक न्यूटन के अंकल ने उनके अंदर छुपी बौद्धिकता को देख लिया था। न्यूटन के अंकल कैम्ब्रिज के स्नातक थे, इसीलिए उन्होंने न्यूटन को कैम्ब्रिज में पढ़ाने पर जोर दिया। आखिरकार न्यूटन की मां मान गईं और 1661 में न्यूटन कैम्ब्रिज चले गए, लेकिन यहाँ उन्हें पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ा। इस समय 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति अपने चरम पर थी और उसका असर कैम्ब्रिज पर भी था। निकोलस कोपर्निकस, जोहानस केपलर और गैलीलियो जैसे जाने माने वैज्ञानिक इसी दौर में सुर्खियों में आए थे। 3 साल कैम्ब्रिज पढ़ने के बाद न्यूटन एडवांस्ड साइंस की ओर अधिक आकर्षित होने लगे। वो अपना पूरा समय आधुनिक विज्ञान दर्शन को पढ़ने में लगाते थे। पढ़ाई में मेहनत से न्यूटन ने स्कॉलर की उपाधि हासिल की और उन्हें 4 साल आगे पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता मिल गई। लेकिन मुश्किल वक्त ने एक बार फिर न्यूटन के सामने दस्तक दी और इंग्लैंड में प्लेग फैलने के कारण उन्हें वापस घर जाना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद 1.5 साल घर में रहते हुए न्यूटन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और प्रकाश, रंग और गति के सिद्धांतों की नींव डाली। कहा जाता है कि इसी समय न्यूटन के सर पर सेब गिरा था और उन्हें गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए प्रेरणा मिली। 1667 में वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज वापस आ गए और मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई के दौरान ही न्यूटन अपने लेखों को वैज्ञानिकों तक पहुंचाने लगे थे। इस कार्य से न्यूटन गणित समुदाय की नजर में पहली बार आए। न्यूटन के मेंटोर आइजैक बैरोन जब प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए
तो न्यूटन को उनके पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने पढ़ाने के लिए प्रकाशिकी विषय पर किए गए अपने काम को चुना। प्रकाशिकी क्षेत्र में न्यूटन की पहली बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि 1668 में आई, जब उन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया। रॉयल सोसाइटी ने न्यूटन से इसका प्रदर्शन करने को कहा। इस प्रदर्शन की काफी सराहना हुई। इस प्रशंसा से न्यूटन प्रकाश, प्रकाशिकी और रंग पर अपने लेखों को प्रकाशित करवाने के लिए प्रेरित हुए। न्यूटन ने इन लेखों में बताया कि सफेद प्रकाश स्पेक्ट्रम सभी रंगों का समग्र रूप है। न्यूटन के इन लेखों को बाद में न्यूटन्स ऑप्टिक्स या अ ट्रीटिस ऑफ रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस, इन्फ्लेक्शंस एंड कलर्स ऑफ लाइट के नाम से जाना गया। You read his writings. The man was connected to the universe in ways that I've never seen another human being connected. It's kind of spooky, actually. He discovers the laws of optics, figures out that white light is composed of colors. That's kind of freaky right there. You take your colors of the rainbow, put them back together, you get white light again. That freaked out the artists of the day. How does that work? Red, orange, yellow, green, blue, violet gives you white. The laws of optics, he discovers the laws of motion and the universal law of gravitation. Then a friend of his says, well, why do these orbits of the planets, why are they in the shape of an ellipse? Sort of flattened circle. Why aren't they some other shape? And he said, I don't know. I'll get back to you. So it goes home, comes back a couple months later. Here's why. They're actually conic sections of a cone that you cut. And they said, well, how did you find this out? How did you determine this? Well, I had to invent integral and differential calculus to determine this. इस दौरान रॉयल सोसाइटी के सदस्य रॉबर्ट हुक के साथ उनके मतभेद शुरू हुए और हुक ने न्यूटन पर बहुत से आरोप लगाए, जिससे न्यूटन की छवि पर असर पड़ा। कुछ समय बाद उनकी मां की मृत्यु होने पर न्यूटन पब्लिक लाइफ से भी अलग हो गए और अपना पूरा ध्यान ग्रहों की कक्षाओं में गुरुत्व और उसके प्रभाव को पढ़ने में लगाने लगे। 1687 में लगभग 18 महीने लगातार पढ़ाई के बाद न्यूटन ने मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी को प्रकाशित किया, जिसे बाद में भौतिकी की सबसे प्रभावशाली किताब कहा गया। इसमें न्यूटन ने अपने 3 सिद्धांतों पर मुख्य रूप से जोर दिया। न्यूटन ने पहला सिद्धांत दिया, कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना कर रहा हो। न्यूटन का दूसरा सिद्धांत है कि वस्तु पर लगाया गया बल गति में परिवर्तन लाने वाले बल के समानुपाती होता है। और न्यूटन का तीसरा नियम यह कहता है कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इन नियमों ने ग्रहों के अपनी कक्षा में गति करने और सूर्य से गुरुत्व बल से बंधे होने की भी बात कही। इन नियमों ने न्यूटन को प्रत्येक ग्रह के द्रव्यमान की गणना करने की आजादी भी दी। प्रिंसिपिया के पहले संस्करण के समय रॉबर्ट हुक ने न्यूटन पर एक बार फिर से आरोप लगाया कि न्यूटन ने उनके नोट्स चुराए हैं, लेकिन हुक इस बात का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। प्रिंसिपिया की कामयाबी ने न्यूटन को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। ये उनकी जिंदगी में नई दिशा थी। इस समय न्यूटन की खोजों ने उन्हें राजनीतिक ताकत दे दी थी। The smartest person ever to walk the face of this earth. We think of science as discovery, but before you make a discovery, you have to pose a question. And the most successful scientists in the history of the world are those who pose the right questions. (1703) में न्यूटन को रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। अपनी जिंदगी के अंतिम सालों में न्यूटन पूरे यूरोप में प्रसिद्ध थे। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों ने उन्हें अमीर भी बना दिया था। न्यूटन अपना ज्यादातर पैसा लोगों को दान में दे देते थे। न्यूटन ने शादी नहीं की और ना ही कोई खास दोस्त बनाए। 31 मार्च 1727 को न्यूटन की मृत्यु हो गई। निधन के बाद भी न्यूटन की ख्याति बढ़ती ही रही। उनके गुरुत्वाकर्षण के नियम का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी होती है। हमारी अगली हस्ती के बारे में जानकर यह बात बिल्कुल सच लगती है। उन्होंने छोटी सी उम्र में अपनी आंखें खो दी, लेकिन क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे तो उन्होंने दृष्टिहीन लोगों के लिए लिखने पढ़ने की लिपि का आविष्कार ही कर दिया,
जिसे आज उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उनका नाम है लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि तैयार की। ब्रेल का जन्म 1809 में फ्रांस के एक गांव में हुआ था। बचपन में खेलते हुए उनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। खेल खेल में ब्रेल की बाईं आंख पर चोट लग गई और उनकी इस आंख से देखने की शक्ति चली गई। 1-2 साल तक उनकी दाईं आंख सही रही, लेकिन चोट के कारण उनकी देखने की तंत्रिका पर भी संक्रमण फैल गया और वो 4-5 साल में पूरी तरह से दृष्टिविहीन हो गए। इसके बावजूद उनमें पढ़ाई का जुनून बना रहा और वो जब मात्र 10 साल के थे तो उन्होंने पेरिस के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन से छात्रवृत्ति हासिल की। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन दुनिया में दृष्टिविहीन बच्चों के लिए पहला स्कूल था। इसी स्कूल में ब्रेल की जिंदगी में एक और परिवर्तन आया। स्कूल ने एक भूतपूर्व सैनिक को सैनिकों के आपस में बात करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले 12 डॉट सिस्टम को बताने के लिए बुलाया था। सैनिक के द्वारा बताई गई बातों का ब्रेल की कल्पना पर गहरा प्रभाव पड़ा और 3 साल बाद उन्होंने लिखने पढ़ने के लिए 6 डॉट प्रणाली को बनाया, जिसे ब्रेल लिपि से जाना गया। 1826 में ब्रेल लिपि से ब्रेल संस्थान में गणित और संगीत के नोट्स पढ़ाने जाने लगे। ब्रेल की खोज को आगे बढ़ाने के लिए संस्थान ने 1829 में ब्रेल की किताब को प्रकाशित किया। ये किताब ब्रेल की प्रणाली की व्याख्या करती थी। ब्रेल की किताब का नाम मेथड ऑफ राइटिंग वर्ड्स, म्यूजिक एंड प्लेन सॉन्ग्स बाय मीन्स ऑफ डॉट्स फॉर यूज बाय द ब्लाइंड एंड अरेंज्ड फॉर देम है। कुछ साल बाद ब्रेल ने ब्रेल लिपि में कुछ बदलाव किए जो आज तक कायम है। Inspired by French captain Charles Barbier's method of night writing, Louis built on Barbier's principles, designing a way for the blind to read quickly, using their sense of touch as their fingers passed across a page. Today, this system is known as Braille. Earlier codes built to be interpreted through touch had a common flaw. They made the raised symbols too large to be interpreted quickly. Louis designed his system using a 6-dot cell, where the letters of the alphabet are represented by a specific pattern of dots in the cell. Each cell can be read without moving the fingertip. 1837 में उन्होंने फ्रेंच इतिहास की किताब को ब्रेल लिपि में अनुवादित कर दिया। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद लगातार ब्रेल लिपि विकसित होती गई और दुनिया भर में पहुंचती गई। ब्रेल का मकसद दृष्टिहीन लोगों को साक्षर करना था। वो कहते थे कि ब्रेल लिपि ज्ञान है और ज्ञान शक्ति है। उनकी लिपि ने आज तक बहुत से लोगों को ज्ञान की शक्ति दी है। उनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हमेशा अमर रहेगा। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये पंक्तियां उनकी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में दर्द की लंबी उम्र को देखा है। ये दर्द निजी भी रहा है और सामाजिक भी। उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने आजादी से पहले और बाद का भारत देखा। उन्होंने जो महसूस किया उसे अपनी लेखनी बना दिया। कविता के अलावा उन्होंने गीत भी लिखे हैं जिन्हें असाधारण कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं गोपाल दास सक्सेना उर्फ नीरज की। 4 जनवरी 1925 को गोपाल दास सक्सेना का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन गरीबी की मुश्किलों से गुजरा। मात्र 6 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। गवर्नमेंट कॉलेज इटावा से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की। उनकी ये पढ़ाई उनके काम के साथ साथ चली। नीरज जी ने दुकान और तांगा हाँकने तक का काम किया। पढ़ाई में नीरज जी तेज थे, पर काम के चलते पढ़ाई में उन्हें बहुत सी दिक्कतें आईं। लेकिन फिर भी उन्होंने हाई स्कूल पहले दर्जे में पास किया। इसके बाद वो दिल्ली में काम करने चले गए और खाद्य आपूर्ति विभाग में नीरज जी को नौकरी मिल गई। नीरज जी 9वीं कक्षा से ही कविता लिखते थे।
और जल्द ही वो कवि सम्मेलनों में भी भाग लेने लगे। उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ कई कविताएं पढ़ी, जिसके कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद कवि सम्मेलनों के साथ साथ नीरज जी आजादी की जंग से जुड़ गए और हथियार चलाना भी सीख गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नीरज जी को जेल भी जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद नीरज कानपुर आए। कानपुर में वो नौकरी के साथ पढ़ने भी लगे। कवि सम्मेलनों में नीरज जी को बहुत से निर्देशक मिले, जिन्होंने उन्हें मुंबई आने का न्योता दिया, लेकिन नीरज बातों को टाल दिया करते थे। नीरज कानपुर से ही गीत निर्देशकों को भेज दिया करते थे। उनके गीत लोगों को बहुत पसंद आए। उन्हें गीतों में पहचान तो मिल रही थी, लेकिन उनका जीवन पैसे की तंगी में ही डूबा रहा। अपने निजी जीवन पर लिखा उनका गीत स्वप्न झरे फूल से उनको बड़ी पहचान दिला गया। ये ऐसा गीत है जिसके लिए नीरज हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इस गीत को उन्होंने खुद ही कंपोज भी किया था। इस गीत की कामयाबी के बाद उन्हें मुंबई से और बुलावे आए। इसी दौरान नीरज जी अलीगढ़ में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर भी बन गए थे। मायानगरी और नीरज का साथ ज्यादा देर नहीं रहा, लेकिन जितनी देर रहा बहुत ही कामयाब रहा। उनके गीतों में हिंदी कविता का पुट देखने को मिलता है। देवानंद से नीरज की दोस्ती बहुत गहरी थी। उस दौर में नीरज ने गीत लिखने के लिए बहुत से लोगों को मना किया, लेकिन देव साहब की बात को वो कभी नहीं टाल पाए। जरा आप भी सुनिए प्रेम पुजारी के लिए उनका लिखा ये खूबसूरत सा गीत। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। मेरा नाम जोकर, शर्मीली, पहचान, चंदा और बिजली, तेरे मेरे सपने, कन्यादान और गैमलर में नीरज के गीत शामिल हैं। नीरज ने दर्द को अपने शब्दों में खूबसूरती से रचा। जिंदगी की कठिन सच्चाई को नीरज ने सरलता से लोगों के सामने रखा। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब।
माया नगरी के 6-7 साल के सफर के बाद नीरज वापस अलीगढ़ आ गए और अपने अध्यापन कार्य और कवि सम्मेलनों में जुट गए। 5-6 दशकों से नीरज कवि सम्मेलनों की जान बने हैं। 2007 में नीरज जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वर्तमान में नीरज अलीगढ़ में निजी विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का एपिसोड। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बदले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,